नज़ीन, कभी आपने ऊंट को बैठते हुए या उड़ते हुए देखा है? वो इस तरह से हिचकोले ले रहा होता है। तो मौजूदा सूरत हाल को भी इसी तरह से बयान किया जा सकता है। ये हिचकोले ले रही है। कभी ये सूरत हाल एक मुआहदे की तरफ जाती हुई नजर आती है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि ये किसी भी वक्त जब वो जंग की तरफ सूरत हाल जब वो जा रही है। ओवरऑल एक रिवायती पॉलिसी है जो एग्जिस्ट करती है, जिसमें ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, इराक और शाम और लिबिया बनाना है, और उसके अलावा फिर बाकी ओआईसी मुल्क हैं वो भी निशाने पर हैं। आखिर में ये ऊंट इस वक्त किस करवट में बैठेगा? क्या एक आरजी मुआहदा हो जाएगा या फिर अभी जंग शुरू होगी? एक बात तो नाज़रीन बिल्कुल तय है कि अगर यहां पर एक मुआहदा हो भी जाता है तो भी ये जंग होगी। ये जंग चंद दिनों में हो, चंद हफ्तों में हो, चंद महीनों में हो या चंद सालों के अंदर हो, वो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल सूरत हाल इस तरह से हिचकोले ले रही है कि आखिर में ऊंट किस करवट बैठेगा वो फिलहाल हमें देखना है। ईरान में नाज़रीन ये सोच तेजी के साथ गलबा पा रही है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है, उनके ऊपर असल में एक अटैक होने जा रहा है। और इस वक्त रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर जो फ्यूल टैंकर्स हैं अमेरिकी और अमेरिकी फाइटर जेट्स हैं वो फ्लाई करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहां पर फ्यूल टैंकर्स क्या कर रहे हैं और फाइटर जेट जब वहां पर क्यों फ्लाई कर रहे हैं? और साथ ही जो ईरान के टैंकर पर अटैक हुआ है उसके बाद जो एस्केलेशन है वो बहुत ज्यादा हो गई है, और ईरान के अंदर इन वाकयात के बाद इस सोच ने मजीद गलबा पा लिया है। ये वॉइसेस अब मजीद मजबूत हो रही हैं कि असल में अमेरिका उनके साथ डबल गेम कर रहा है और वो जो है वो जंग की तरफ जा रहा है और एक सरप्राइज अटैक जो वो करने जा रहा है। इसलिए कुछ देर पहले जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि फिलहाल वो कोई डेलीगेशन नहीं भेजने जा रहे हैं, और उन्हें अमेरिका की तरफ से कोई सीरियसनेस जो नजर नहीं आ रही है, बल्कि हमारे टैंकर को पकड़ना तो प्रॉपर एक एक्ट ऑफ वॉर है। अच्छा, दरमियान में पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ राब्ते में है, उनको ये कह रहा है कि आप डेलीगेशन भेजें। इन द एंड हो सकता है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ईरान अपना कोई डेलीगेशन भेज दे। लेकिन अब यह मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। डेलीगेशन तो ईरान भेजने के लिए तैयार था। ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ भी खोल दिया था, बगैर चार्जेस के खोल दिया था, सबके लिए खोल दिया था। उसके बाद सूरत हाल को किसने खराब किया है? तो अब सूरत हाल को इस तरह नहीं देखा जा सकता है कि अच्छा जी ईरानियन डेलीगेशन भेज रहे हैं, ईरानियन डेलीगेशन नहीं भेज रहे हैं। भाई भेज देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? पहले ईरानियंस ने थोड़े मुज़ाकरात किए हैं। असल बात यह है कि क्या अमेरिका जो है वो सीरियस है? क्या अमेरिका कोई मीनिंगफुल एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है? तो ऐसा तो नहीं लगता। ये ईरान के अंदर सोच है। एंड अगेन हम ये कह चुके हैं कि ये पॉलिसी ईरान और ओआईसी मुल्कों को तबाह करने की तब तक जारी रहेगी जब तक उनमें ये सलाहियत ही खत्म हो जाए कि वो इस पॉलिसी को जारी रख सके। उससे पहले ये पॉलिसी खत्म होती हुई जो नजर नहीं आ रही है। तो ईरान ने भी फिर कमर कस ली है। ईरान भी भरपूर अंदाज में तैयार है और एक लंबी जंग लड़ने के लिए जब इस वक्त तैयार है। और अगली बात सुन लें, अगर वो जंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए इस रास्ते पर बहुत बड़े क्राइसिस खड़े हुए हैं। और मैं सिर्फ एक खबर आपके सामने रखूंगा, ये तमाम खबरों का निचोड़ है और ये सब के लिए एक समझने की मिसाल है कि अगर ये होने जा रहा है तो फिर कुछ भी हो सकता है। अमेरिका का रीजन में सबसे बड़ा इत्तेहादी, जो कि दौलत का मरकज समझा जाता है, जिसने अनाउंस कर रखा है कि वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जब वो अमेरिका में करेगा, जिसके पास बहुत पैसा है, जो कि यहां की फाइनेंशियल हब है, उसकी सूरत हाल ये बन गई है कि उसकी इकॉनमी तबाह होने जा रही है। और वो हंगामी तौर पर अमेरिका पहुंच गया है, वो इत्तेहादी, कि हमारे पास डॉलर कम पड़ने लगे और हमें आप डॉलर दें और आगे चलकर इस जंग में हम मजबूर हो सकते हैं कि हम युआन के अंदर तेल बेचें अपनी इकॉनमी को सर्वाइव करवाने के लिए। और ये हम किसी गरीब मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो इस रीजन का फाइनेंशियल हब है, जिसके पास दौलत के अंबार हैं, जो कहता है हम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को देंगे, और वो दहाइयों से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। उसके पास डॉलर कम पड़ गए हैं। तीसरी दुनिया के मुल्क किसी गरीब मुल्क के लिए नहीं, जहां पर जिनकी इकोनॉमी ट्रिलियंस में है और उसके पास डॉलर कम पड़ गए हैं। और आपको पता है कि जब डॉलर आपके पास नहीं है तो फिर आपकी करेंसी भी डीवैल्यू होगी, आपका तो सारा मामला जाता रहेगा। भाई जब सारे गेम तो डॉलर्स की है ना, तो डॉलर कम पड़ गए हैं। क्यों कम पड़े हैं? क्योंकि ऑयल नहीं बिक रहा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है,
तो आगे जंग लंबी चलेगी तो ये बिल्कुल, और आगे तो ईरान कह रहा है कि हम ऑयल प्रोडक्शन साइट्स को हिट करेंगे। तो उन्होंने अमेरिका को कहा है कि हम युआन में तेल बेचने पर मजबूर होंगे अपने सर्वाइवल के लिए। अगर आज से पहले कोई ये कहता कि वो डॉलर के अलावा तेल बेचेगा तो फिर एक जलजला आ जाता है, ठीक है, और ना ही उस मुल्क की गवर्नमेंट रहती है और ना ही कुछ और रहता है। और यहां आज वो लम्हा है कि ये बात अमेरिका का इत्तेहादी अमेरिका के मुंह पर कह रहा है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो है उसके मुंह के ऊपर एक क्लोज डोर मीटिंग के अंदर यह बात कर दी गई है कि बादशाह सलामत, इस जंग की वजह से हम मजबूर होंगे कि हम युआन में ऑयल बेचें। तो ये वन ऑफ द क्राइसिस की मैंने आपके सामने मिसाल रखी है। डाउन द रोड बेबी की जंगों में फिर ये सब उनके लिए खड़ा हुआ है। अगर वो ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो प्रोसीड करें, फिर आगे बढ़ें और एक और हमला करें ईरान पर। लेकिन ये वाले क्राइसिस तो आएंगे ही आएंगे। इस नई जंग में भी उनके लिए कोई विक्ट्री होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज अमेरिका के एक बड़े अहम तरीन, बड़े जबरदस्त सहाफ़ी हैं, फ़लस्तीनियों के लिए उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि इजरायली हमें एक और जंग में धकेलने जा रहे हैं। इजरायलियों ने ट्रंप को कन्विंस किया है और उसको इस तरह से बताया है कि हम बड़े ताकतवर हैं, अमेरिका बड़ा ताकतवर है और तुम ईरानियंस को कोई रियायत मत दो, और अगर वो तुम्हारी कंडीशंस पर मुज़ाकरात ना करें तो फिर एक और हमला करो, हमारी इतनी मिलिट्री है, हमारी इतनी ताकत, ईरान हमारे सामने क्या है। सो ट्रंप एग्री हो गया है एक और हमला करने में। ये एक अमेरिकी सहाफ़ी की खबर है, ठीक है। और आपको पता है कि अमेरिका जो है उसका एक ये पैटर्न भी है कि वो जो मीडिएटर्स होते हैं उन पर दबाव डालता है कि वो हमारी शरात मनवाए। जैसे गजा में जुल्म हो रहा था तो जो सालिस थे वो कतर और मिस्र थे, और अमेरिका कतर और मिस्र पर ही दबाव डाल रहा था कि वो हमास से ये शरात मनवाएं, और आखिरकार हमास ने वो शरात नहीं मानी। बहुत दबाव डाला इन्होंने कतर के ऊपर और मिस्र के ऊपर, और इन्होंने भी आगे दबाव डालने की कोशिश की। और आज अब देखिए कि ये जो इस वक्त के सालिस हैं उन पर ये दबाव डाल रहे हैं कि वो ईरानियन से ये शरात मनवाएं, और इस वक्त पाकिस्तान वो दबाव ईरान पर किसी सूरत डालने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से मुज़ाकरात थोड़ी होंगे। अगर पाकिस्तान इसमें एक कामयाब सालिस साबित हुआ है तो वो इसी वजह से हुआ है ना कि भाई वो सूरत हाल को समझ रहा है, और जो हमास को आप दबाव में नहीं डाल सके तो ईरानियंस को आप दबाव में डालेंगे। तो यानी अमेरिका एक तो ओआईसी मुल्कों पर हमले करता है अपने बेबी के लिए, फिर ओआईसी मुल्क ही मीडिएटर होते हैं एक तरह से, और उल्टा फिर उन पर दबाव डाला जाता है कि हमारी शरात मनवाएं, यानी मीडिएटर्स को भी मुश्किल में डाला जाता है। सो पाकिस्तान बड़ी विजडम के साथ इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि तो उन्होंने जो बातें अभी तक मनवाई हैं, जो सीज फायर होल्ड करवाया है, एक और राउंड की वो कोशिश कर रहे हैं, तो अमेरिका को चाहिए कि यहां से एक एग्जिट स्ट्रेटजी ले, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वो इसका मुजाहरा करेंगे। अच्छा, उधर आप देखिए लेबनान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। लेबनान का मामला बहुत सेंसिटिव है, सीरियस है, और वो एक हतमी जंग पर ही ख़त्म होगा, क्योंकि इजरायली फ़ौज वहाँ पर घुसी हुई है और उसके निकलने का कोई इरादा नहीं है। तो उसको निकाला जाएगा, वो किसी मुआहदे के तहत नहीं निकलेगी, उसको निकालना पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। 4 इजरायली टैंक्स जब उन्होंने हिट कर दिए हैं। यानी ये बड़ा वाक़या इसलिए है कि हिजबुल्लाह ने कल अनाउंस कर दिया था कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं, और उन्होंने कहा था कि हम पुरानी इक्वेशन को अब दोबारा कभी कबूल नहीं करेंगे। पुरानी इक्वेशन क्या थी कि मुआहिदा हो गया, सीज फायर हो गया, लेकिन इजराइल के हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह उन वायलेशंस को एब्जॉर्ब कर रही है। हिजबुल्लाह ने अब बता दिया है कि अब उस इक्वेशन को हम कभी कबूल नहीं करेंगे कि ये हमले करते रहें और हम एब्जॉर्ब करते रहें। तो हिजबुल्लाह ने 48 घंटों के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करके बता दिया, 4 टैंकों को उन्होंने हिट किया है। तो अब दुनिया कह रही थी ना लेबनान को जंगबंदी में शामिल करो, लेबनान में तो करवाओ जंगबंदी, करवाओ इजराइल से इन्फोर्समेंट। अगर नहीं करवाते हो तो फिर ईरान और रेजिस्टेंस जो है इस सर्कस का आप दोबारा हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो तमाशा रचाया जा रहा है, आप देखना कि जुल्म की इंतहा देखें, हमले भी ईरान पर, रेजिस्टेंस पर, फिलिस्तीनियों पर, जुल्म की इंतहा, ईरानी लीडरशिप को मार दिया, कितने जुल्म उन्होंने ढाए हैं। तो उल्टा उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा रहा, बल्कि वो और हठधर्मी के साथ और धड़ल्ले से वो एक और हमला करने की बात कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा तो करें। और उल्टा बयानिया क्या है कि ईरान जी मुज़ाकरात को रिजेक्ट कर रहा है। ये बात भी मैं क्लियर कर दूं आपको
ये जो तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है ना कि ईरान मुज़ाकरात में रुकावट है, ओ भाई ईरान ही तो है जो कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट की बात कर रहा है। वो कौन से एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? आरजी। और आरजी का क्या मतलब है कि वो 6 महीने दोबारा तैयारी करें और फिर आकर ईरान पर हमला करें, ईरान की पीरियड किलिंग करें, जैसे उन्होंने इराक को पीरियड्स में आकर तबाह किया। तो ईरान तो कह रहा है कि इस जंग का ही हमेशा के लिए खात्मा करो। तो मुआहिदा और अमन और जंगबंदी की बात ईरान कर रहा है, अमेरिका और इजराइल नहीं कर रहे हैं। जैसे वहां पर हमास एक कंप्रिहेंसिव और परमानेंट सीजफायर मांग रही थी और इजराइल और अमेरिका क्या कह रहे थे? नहीं, आरजी सीजफायर होगा। जैसे वहां पर रशिया एक मुकम्मल जंगबंदी मांग रहा है कि ये नेटो वाली सारी पॉलिसी का खात्मा हो, मुकम्मल जंगबंदी, और वो क्या कहते हैं? एक आरजी जंगबंदी। ठीक है, तो ये बुनियादी फर्क है। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, ईरान इस जंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन वो इस वक्त अगर कोई आरजी मुआहिदा कर ले, इससे बड़ी ईरान की कोई गलती हो नहीं सकती है। इसका मतलब यह है कि वो फिर उसी ट्रैप के अंदर आ गए हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल को लाना चाहते हैं कि वो पीरियड किलिंग के अंदर। भाई उनके इतने बजट्स हैं, ईरान तो बार बार वो 6 महीनों में जितना बिल्डअप कर लेंगे, ईरान तो उतना नहीं कर सकेगा। ईरान की ना वो इकॉनमी है, ईरान के पास ना वो रिसोर्सेज हैं, तो वो तो बार बार आते रहेंगे। ईरान कहां बार बार जब जंगें लड़ता फिरेगा? अभी जब तक वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा, वो दोबारा हमला करने के लिए पहुंच गए होंगे। तो ईरान वंस फॉर ऑल इस मामले को अब खत्म करना चाहता है, नहीं तो फिर वो अब जंग करना चाहता है। अगर उसकी ये शरात कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट वाली नहीं मानी जाती, फिर वो कहता है हमने जो जंग करनी है आज ही करेंगे, अभी करेंगे, फिर इनको हम ये मौका नहीं देंगे कि ये 6 महीने बाद दोबारा आ जाए, जो कि इन्होंने आना ही आना है। ये आरजी मुआहिदा मांग ही इसलिए रहे। भाई क्या मसला है ईरान के सैंक्शन खत्म करने में? आप देखिए कितनी अजीम कौम है, एक सिविलाइजेशन है, उसको कोई हक नहीं है कि वो दुनिया में जाकर तिजारत कर सके, वो दुनिया में जाकर एजुकेशन हासिल कर सके, वो ट्रांजैक्शन, वो बैंक अकाउंट जाकर नहीं खोल सकते। किस लिए? जेनोसाइड करने वाले कौन हैं? मुल्कों को हमले करने वाले कौन हैं? ईरान ने तो आज तक किसी मुल्क पर अटैक नहीं किया, और सैंक्शंस भी ईरान पर। आप क्यों सैंक्शन खत्म नहीं करना चाहते ईरान पर? तो इसलिए ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, यह बात ज़हन में रख लें। वो कह रहे हैं अगर जंग करनी है तो करें, आ जाएं। अभी हम इस किस्से को अब हम फैसला कुन अंजाम पर ही खत्म करेंगे, या वो थ्रू मुआहिदे हो, या फिर हम वो जंग करेंगे कि तुम दोबारा जंग लड़ने के काबिल नहीं रहोगे। हम फिर ऐसी इकोनॉमिक कॉस्ट तुम्हारे ऊपर लेकर आएंगे। ये ईरान की पॉलिसी, ठीक है। कोई आरजी मुआहिदा वो नहीं करेंगे। और यमन ये कह रहा है कि अगर हमने बाबुल मंदब को बंद कर दिया, दुनिया की कोई ताकत फिर खुलवा नहीं सकेगी। ये आज ईरान की स्टेटमेंट जब आ रही है। अब मैं हेडलाइंस आपके साथ शेयर करता हूं। ईरान सेज के नो प्लान्स फॉर टॉक्स अमिड टेंशंस ओवर यूएस सीजोर ऑफ कार्गो शिप। जिन्होंने मुआहिदे करने होते हैं वो इस तरह से जाकर ऑयल टैंकर्स पर हमले करते हैं। बाकायदा मरीन्स जो है वो उस जहाज के ऊपर उतरे हैं। ये तो बिल्कुल वो बहरी कजाकों वाला काम है। किस जस्टिफिकेशन के साथ? हजारों किलोमीटर कहां ये हैं और यहां रीजन में आकर हजारों किलोमीटर दूर ईरानियन के टैंकर्स और कार्गो जहाज वो पकड़ रहे हैं। यानी ईरान का कोई हक नहीं है। किस जस्टिफिकेशन के साथ ये आ रहे हैं, किस लेजिटिमेसी के साथ आ रहे हैं? और देखिए जब से ये नया सदर आया है, अमेरिका के कोई मसाइल नहीं है। इसकी तवज्जो किधर है मिडिल ईस्ट में? किस लिए सिर्फ इजराइल घसीट के लेकर आया हुआ ना? भाई जाएं आप अपने मसाइल हल करें, अपने मामला देखें जो आपके खुद लोग कर रहे हैं कि भाई इधर पैसा लगाएं। वो कहां से ये उठे हुए हैं और हजारों किलोमीटर दूर आकर यहां पर इन्होंने अंत मचाई हुई है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो कोई ईरान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगा या ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ जाकर खड़ा होगा, ईरान फिर जवाब देगा। ठीक है ना? ईरान से आप कुछ नहीं मनवा सकते, क्योंकि ईरान की जो डिमांड्स हैं वो प्रिंसिपल डिमांड्स हैं। वो एक मुकम्मल जंगबंदी मांग रहा है, वो सैंक्शन का खात्मा मांग रहा है। भाई आपने इतना उनका नुकसान कर दिया, क्या अब उन्होंने आगे नहीं बढ़ना? सैंक्शन खत्म होंगी तो वो, अब आप देखें थ्रू ड्यूरिंग द वॉर इन्होंने कहा कि ईरान अपना ऑयल बेच ले। अब कह रहे हैं जी हम फिर पाबंदियां लगा रहे हैं। ओ भाई, इसका मतलब ईरान को फिर आप ये बता रहे हैं कि वो जो भी मनवाएगा थ्रू वॉर मनवाएगा। उसका ऑयल बिका, दौरान जंग बिका, तो फिर उसको आप यही मैसेज दे रहे हैं कि वो थ्रू वॉर ही अपनी शरात मनवा सकता है, तो फिर वो वैसे ही मनवाएगा। ईरान हैज नो प्लान फॉर मोर टॉक्स विद यूएस। अब ये ताजा तरीन जो जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स हैं।
जो उन्होंने ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें वो कह रहे हैं हम कोई डेलीगेशन नहीं भेजना और कोई हमारा इरादा नहीं अमेरिका से टॉक्स करने। अगेन पाकिस्तान के राब्ते हैं, कोशिश है, हो सकता है वो एक डेलीगेशन भेज दें, लेकिन अब ये अहम नहीं है कि वो डेलीगेशन भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। अहम यह है कि अमेरिका की सीरियसनेस क्या है। ईरान, अगर अमेरिका ने मुआहदा करना ईरान से, यह सिर्फ 24 घंटों की बात है, सिर्फ 24 घंटे लगेंगे मुआहदा करने में, ये इतना सा काम है, ठीक, ये कोई मुश्किल काम नहीं। ईरान स्ट्रेट हॉर्मज़ खोल चुका है, इनकी वजह से उसने दोबारा बंद किया। ये 2-3 बुनियादी शराइत हैं और आगे बढ़ने के लिए वो मानना पड़ेंगी, उसके सिवा अमेरिका के पास कोई चांस नहीं है, कोई चारा नहीं है। 24 घंटे लगेंगे इस माहदे को हतमी शक्ल देने में, बाकी छोटी मोटी डिटेल्स तय होती रहेंगी, लेकिन उनका जहनी नहीं है, उनका इरादा ही नहीं है, वो तो धोखा दे रहे हैं एक बार फिर। यूएस नॉट लर्निंग लेसन फ्रॉम इट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस। ईरान ने कहा है कि शायद अमेरिका ने अभी तक सबक सीखा नहीं है, कि उनको जंग से कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर ईरान कह रहा है कि वी कैन नॉट फॉरगेट यूएस अटैक्स ऑन अस ड्यूरिंग प्रीवियस नेगोशिएशंस। मैंने आपको बताया ना कि ईरान में ये सोच गलबा पा रही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या बात कर रही है कि हम ये भुला नहीं सकते कि हम 2 बार इनसे मुज़ाकरात कर रहे थे और हमारे ऊपर इन्होंने अटैक किया। तो पहले ही वो इतना इनसे एतबार नहीं करते हैं, ऊपर से फिर ये हरकतें। और फिर आप अल जजीरा देखिए, यूएस सीजोर ऑफ ईरानियन शिप जो है ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, ये बाकायदा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है जो टैंकर इन्होंने पकड़ा हुआ है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चाइना मैदान में आया है, चाइना ने कंडेम किया। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो कार्गो जहाज है ये चाइना से ईरान आ रहा था, यानी ये चाइना गया हुआ था, चाइना से ये ईरान आ रहा था। तो ये चाइना की जो सप्लाई लाइन है उस पर भी अटैक करने की अमेरिका ने कोशिश की है। पहला मुल्क जिसने कंडेम किया वो चाइना है। एंड अगेन दुनिया ने अगर इन जंगों को रुकवाना है तो इजराइल की और अमेरिका की कंडेमनेशन उनको करना होगी। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर और जंगों के लिए तैयार हो जाए। अब जरा अल जजीरा का एनालिसिस देखिए, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देयर विल द वॉर विल रिज्यूम। ये अल जजीरा के एनालिस्ट कह रहे हैं कि मुआहिदा अगर नहीं होता तो फिर जंग होने जा रही है। फ्रॉम द ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू अल जजीरा ये कह रहा है कि ईरानी ये समझते हैं कि अमेरिका एक फेस सेविंग की जब तलाश के अंदर है, और ये जो टैंकर उन्होंने पकड़ा है ये उसी फेस सेविंग के चक्कर में उन्होंने पकड़ा कि हम गालिब हैं, हम डोमिनेंट हैं, हमने फतह हासिल की है, हम कंट्रोल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है जब इसने जंग शुरू की है। और फिर एनालिस्ट ने कहा कि ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है कि कोई टॉक्स के नतीजे में कोई एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर वॉर होगी। फिर एक और एनालिसिस देखिए कि ये टैंकर का पकड़ना जो है इंडिकेट के स्टार्ट ऑफ न्यू मिलिट्री असॉल्ट ऑन ईरान, एक और जंग ईरान पर मुसल्लत होने जा रही है। ईरानियन ऑफिशियल्स बिलीव कि अमेरिका दूसरे राउंड का कवर लेकर दोबारा हमला करे। ये सिर्फ एक कवर है, ये सिर्फ एक टाइम बार्गेन है, और ये बात रशिया ने भी ईरानियंस को बताई है। आखिरी जो इससे पहले वाला राउंड हुआ है अल जजीरा के मुताबिक ईरानियंस ने उसमें ये असेस किया कि अमेरिका सीरियस नहीं है, अमेरिका सीरियस नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से। ये ईरानियंस ने पिछले राउंड में जो असेस किया है। और इस वक्त अगेन जब वो दोबारा राउंड करने जा रहे थे तो उनका टैंकर पकड़ लिया। और साथ खबरें ये हैं कि जो फ्यूल जो प्लेन हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, और जेट्स और बिल्डअप और एयरक्राफ्ट करियर ये सारे आ रहे हैं, और हज़ारों मरीन्स है वो आ रहे हैं, बिल्डअप हो रहा है। तो दूसरे राउंड से पहले उन्होंने ये हरकत की है। इसलिए ईरानियंस को ज़्यादा ये सोच ज़्यादा ज़ाहिर है। दूसरी वॉइसेस भी हैं जो कह रही हैं नहीं हम मुज़ाकरात में आगे बढ़े, लेकिन वो भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रही हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। तो विद आवर डायलॉग एक्चुअली द न्यूज कम्स दैट द फ्यूल टैंकर्स एंड फाइटर जेट्स आर फ्लाइंग ओवर इराक। मिलिट्री एक्शन इज मच मोर पॉसिबल देन द टॉक्स। इंडिकेशन ऑफ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज ऑफ मिलिट्री अटैक अगेंस्ट ईरान। अच्छा, तो यह बात होगी कि वो हमला करने अगर जा रहे हैं तो क्राइसिस क्या खड़ा है। यूई $1.4 ट्रिलियन का उन्होंने एक बार फिर वादा किया। यहां पर वो फाइनेंशियल हब है, बहुत पैसे उनके पास, बहुत दौलत है। अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं, इजराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। यूएई इज द कंट्री
जिन्होंने अमेरिका को कहा है कि हमारी इकॉनमी खतरे में। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये स्पेशल रिपोर्ट है, यूई आस्क यूएस अबाउट अ वॉर टाइम फाइनेंशियल लाइफलाइन, युआन फॉर ऑयल पेमेंट्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, यूई सीक यूएस सेफ्टी अमिड ईरान वॉर। यूई ने इंफॉर्म किया है कि अगर हमारा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया और डॉलर की कमी हमें हो जाएगी, डॉलर का रेवेन्यू नहीं आएगा, क्योंकि ऑयल बिकता है तो डॉलर्स आते हैं, ऑयल बिकेगा नहीं, और यूई एज अ फाइनेंशियल हब बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो जाएगा, और मैसिव मैसिव इकोनॉमिक रेवेन्यू क्राइसिस हमारे लिए पैदा हो जाएंगे, और हम मजबूर होंगे कि युआन के अंदर और या फिर दूसरी करेंसीज के अंदर हम ऑयल बेचें। अच्छा, ये यूई ने अमेरिका को कहा है कि आप करेंसी स्वैप डील हमारे साथ करें। अब ये क्या होती है? एक होता है कर्जा, क्या आपके पास डॉलर्स नहीं है, जैसे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, तो आपके पास डॉलर्स नहीं है, तो आप जैसे सऊदी अरेबिया ने रखवा दिया आपके बैंक के अंदर, या आपने कर्जा लिया आईएमएफ से, तो एक तो ये होता है आप डॉलर पूरे करते हैं, लेकिन ये वो इनका तो वो ये मसला नहीं है, तो इनके पास डॉलर्स कम पड़ रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि ये अमेरिका को कह रहे हैं कि आप हमारे यहां डॉलर रखवाएं, और जो मिसाल के तौर पे जो इनकी करेंसी है उसका जो एक्सचेंज रेट है, ये उतने यूई की करेंसी में ये उतने पैसे देंगे, उसके बदले में वो इतने डॉलर यहां पर रखवाएंगे, और जब हालात नॉर्मल होंगे तो उसी एक्सचेंज रेट के ऊपर ये अपनी करेंसी वापस लेंगे और डॉलर्स उनको वापस करेंगे। ये बहुत स्पेशल एक सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो अमेरिका सिर्फ चंद लोगों को देता है, जैसे कनाडा, बर्तानिया, ये इस तरह के 2-3 मुल्क हैं, जापान, इनके साथ उनके इस तरह के एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके बदले में अगर यूई को वो देंगे डॉलर, यूई के साथ उनका ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है, यहां पर डॉलर रखवाएंगे, तो फिर इनसे बहुत कुछ मांगेंगे भी सही, फिर इनको बकायदा जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा ना। वो इनसे ये मांगेंगे कि हम आपको ये दे रहे हैं, तो फिर आप जंग में इस तरह से आए, समझ इस बात को। और दूसरा बात यह कि ये क्राइसिस कितना बड़ा है कि यूई कह रहा है कि हमारे पास डॉलर कम पड़ गए, पड़ने जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर आते हैं, ऑयल बिकता है, ऑयल तो बिक नहीं रहा, फिर क्या करेंगे। तो ये आप देखेंगे ये जंग इसकी एक डायमेंशन नहीं है, इसकी इतनी ज्यादा डायमेंशन हैं कि क्राइसिस किस किस डायमेंशन में पैदा हो रहे हैं। इसमें सिर्फ फौजें नहीं लड़ रही हैं, अब आप देखें कहां कहां मसाइल पैदा हो रहे हैं, और ये एक और जंग करने जा रहे हैं। तो कर लें शौक, ये भी पूरा कर लें। और ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है इन्फ्लेशन की वजह से वो लोएस्ट सतह के ऊपर आ गई है। जॉन बोल्टन ने कहा कि ट्रंप शदीद पैनिक में था जब जहाज गिरा है F-15, ये जॉन बोल्टन आज बता रहा है। और मीनवाइल जो है वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट खत्म किया जाए। और अच्छा, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पर लॉबी जो है वो पूरी तरह से उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब इलोन मस्क जो है वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद कर रहा है कि ये इमिग्रेशन की पॉलिसीज ये वो इस तरह करके, उससे पहले ट्रंप ने तनकीद की। तो ये इनका एक तरीकाकार है, जो भी यूरोपियन लीडर जब वो बात करता है तो फिर उसको ये आइसोलेट पहले करते हैं, फिर उसको तरह तरह से तनकीद का निशाना बनाते हैं। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को ये निशाना बना रहे हैं। और उधर नॉर्थ कोरिया जब वो क्लस्टर मिसाइल टेक्नोलॉजी उसने टेस्ट की है, इधर आपने देखा ना कि ईरान की क्लस्टर मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव साबित हुई है। तो वो नॉर्थ कोरिया जब क्लस्टर मिसाइल टेस्ट कर रहा है, और ये बात ध्यान में रखें कि जो कुछ वहां पर टेस्ट होता है वो यहां भी पहुंचता है। और आखिर में गार्डियन की रिपोर्ट है जेडी वैंस के हवाले से। अब ये क्राइसिस दर क्राइसिस, ट्रंप का क्राइसिस, ट्रंप इंतजामिया का क्राइसिस, अमेरिका का क्राइसिस, अमेरिका के इत्तेहादियों का क्राइसिस, और वर्ल्ड इकोनॉमी का क्राइसिस। उन्होंने कहा है कि अगर जेडी वैंस ने अगला सदर बनना और इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो ट्रंप की जो लॉयल्टी है ये ट्रंप के सामने, उसकी पॉलिसीज के सामने खड़ा होना होगा। वांस लॉयल्टी टू ट्रंप इज कॉस्टिंग हिम हिज फ्यूचर, यानी कि जेडी वैंस जो है इज एक्टिवली डिस्ट्रॉइंग इट्स पॉलिटिकल फ्यूचर, क्योंकि जिस तरह से वो ट्रंप की फेल्ड पॉलिसीज के साथ चलता चला जा रहा है और कोई उसकी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी वो स्टैंड नहीं ले सका कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, ये हमारे फायदे में नहीं है। और 3 हाई प्रोफाइल सेटबैक्स जो वो जेडी वैंस को हुए हैं। एक ये कि ईरान के निगोशिएशन वो करने आया, उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई, और उसमें भी ये देखा गया कि इसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी। ये बार बार ट्रंप से जो फोन पर बात कर रहा था और नेतन्याहू से जो बात कर रहा था। हंगरी के इलेक्शन में इसको भेजा गया, वहां पर नाकामी हुई, और फिर पोप के साथ जो क्लैश हुआ उसमें भी इसने ट्रंप की जो एक इलॉजिकल बातें थी उसको कन्फ्रंट नहीं किया, बल्कि उल्टा पोप के खिलाफ जब वो बातें की
तो इससे यह साबित हुआ कि ये वीक वाइस प्रेसिडेंट है, और वहां पर सर्वे के मुताबिक ये मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट जब वो साबित हो रहा है। तो ट्रंप जो है जेडी वैंस को अपने फेलियर्स के लिए जगह जगह पर शील्ड के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गार्डियन ने लिखा है कि ट्रंप को पता था कि वो हार जाएगा विक्टर ऑर्बन, लेकिन इसलिए उसने जेडी वैंस को वहां पर भेज दिया। यहां पर इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है निगोशिएशंस के अंदर। और जो जेडी वैंस है वो तो कैथलिक है, यानी कैथलिक वो हैं जो चर्च और पोप उनका मरकज है, और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो चर्च को नहीं मानते उस तरह से। सो जेडी वैंस कैथलिक है, वो उसके लिए सबसे अहम तरीन रिलीजियस अथॉरिटी पोप है, और उल्टा उसने पोप के खिलाफ वो बातें की जो इलॉजिकल हैं, और उस कंट्रोवर्सी में वो मजीद ट्रंप के साथ जब वो खड़ा हुआ। तो ये जेडी वैंस के लिए भी क्राइसिस है, क्राइसिस दर क्राइसिस है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो कल रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की उसमें उन्होंने बताया है कि ट्रंप अंदर से पैनिक है, लेकिन बाहर से वो ऐसी बयान जारी करके बताना चाहता है कि वो कितना डोमिनेटिंग है, वो जीत रहा है, वो फलाना है अपनी ऑडियंस के लिए। सो ये जो इन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, इसमें वैसे कौन सी विजडम है? तो वो ऑडियंस को बताना चाहता है कि मैं जीत रहा हूं, मैंने ब्लॉकेड किया हुआ। खैर, ये सारी बातें हैं, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, तेज़ी के साथ वाकयात हो रहे हैं। देखते हैं कि अगले घंटों में क्या होगा। आपने राज रोगा करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।